So now we are going to understand something called as surface tension. ठीक है? So basically सरफेस टेंशन तो डिटेल में आने वाला है आगे, बट थोड़ा बता देता हूँ अभी में सरफेस टेंशन क्या होता है एक्चुअल में। तो कभी भी तुम बूंद गिरेगी ना, बारिश जब तुम देखोगे ना टिप 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 बरसा या बारिश गिरती है, तो तुम देखोगे ना कभी भी स्पेरिकल शेप ले लेगी। देखो इट विल टेक स्पेरिकल शेप। ये सोचो ना, ये अर्थ सन ये सब कुछ स्पेरिकल शेप के क्यों है? ट्रायंगल क्यों नहीं, स्क्वायर क्यों नहीं? या लिक्विड्स देखो, कोई पानी भी तुमने भरा होगा नल में, देखना ना तो पानी ऐसा होगा, देखो कर्व तरह ही दिखेगा, ऐसे बेंड हुआ हुआ, स्ट्रेच हुआ हुआ। नल में या कोई भी ऐसा नली रहेगी ना, उसमें पानी भरते हैं तो ऐसा दिखता है तुमको। ऐसा क्यों होता है बेटा? ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। ऐसे तुमको पानी ऐसा बेंड हुआ हुआ, कर्व हुआ हुआ क्यों दिखता है? या बारिश जो गिरती है, या तुमने बूंद देखो नॉर्मल पानी की, कभी भी टैप में भी देखो, वो स्पेरिकल शेप। स्लो मोशन में चाहिए तो कैमरा में ऑन करना, स्लो मोशन में देखना, अगर तुम देख पाओगे तो तुमको है ना बूंद है ना, ऐसा लगेगा कि पास जा रही है थोड़ी, तुमको कोई फोर्स लगा रहा है, या वो स्ट्रेच हो रही है, या तो एक स्पेरिकल शेप ले रही है वो। तो उस सब क्वेश्चन का आंसर बेटा सरफेस टेंशन में मिल जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल इट इज, येट वेरी इंटरेस्टिंग, यानी ये डिटेल में तुमको आएगा आगे। इसके एप्लीकेशन वगैरह मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन आगे तुमको और डिटेल में आएगा ये। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं लिख देता हूं बेटा, मैनी फिनोमिना सच कैपिलरी राइज ऑफ लिक्विड्स। इसके बारे में हम सरफेस टेंशन में डिटेल में बात करेंगे। मतलब कैपिलरी अगर तुम देखोगे ना लिक्विड्स में, आई कैन टेल यू अबाउट दिस। देखो मुझे एक सरफेस यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर तुमने कैपिलरी रख दी, तो कैपिलरी में पानी भरना शुरू हो जाएगा बहुत ऊपर तक ऐसे। तो कैपिलरी राइज कैसे होता है, वो कितना हाइट का राइज होता है, तो वो सबका फॉर्मूला तुमको सरफेस टेंशन में आएगा। कैपिलरी राइज इन लिक्विड्स, स्पेरिकल शेप ऑफ, जैसे मैं तुमको बताया रेन ड्रॉप जो रहती है, स्पेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स, ये सब जो है तुमको सरफेस टेंशन एक्सप्लेन कर सकती है। अब समझने से पहले एक बेसिक आइडिया समझ जाओ बेटा, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस बेसिक आइडिया। समझो एक कंटेनर लेता हो, ठीक है, मैंने पानी भरा हुआ है अंदर, पानी भरा हुआ है, से पानी भरा हुआ है मैंने, ठीक है। तो बहुत सारे वाटर लेयर्स होंगे बराबर। मैं दो मॉलिक्यूल्स कंसीडर करता हूँ, चलो आई विल कंसीडर टू मॉलिक्यूल्स। इसको मैं तुमको इजी पड़े इसके लिए तुमको थोड़ा सा मैं ऐसे बता देता हूँ मेम्ब्रेन को। समझो पानी तुम्हारा ऐसे इस तरह से है, सपोज मैं कंसीडर करता हूँ दो मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है अंदर, एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है, ठीक है बेटा, एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है। लेट्स से मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, ये मॉलिक्यूल सी है। अगर तुम मॉलिक्यूल ए को देखोगे, इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल, क्योंकि वो सरफेस के बहुत अंदर है। जो भी चीजें अंदर होगी ना उसको बोलेंगे बल्क मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है, इसको बल्क मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब इसकी खासियत क्या देखना तुम लोग अच्छी तरह से, ये मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों है? ये मॉलिक्यूल को दूसरा मॉलिक्यूल इधर से अट्रैक्ट करेगा, फिर कोई मॉलिक्यूल इसको खींचेगा इधर से। सिमिलरली कोई मॉलिक्यूल इसको इधर से अट्रैक्ट करेगा, कोई इसको इधर से खींचेगा, खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा, तो कोई इधर से खींचेगा। तो नेट फोर्स जो है मॉलिक्यूल ए पे है वो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली मॉलिक्यूल बी के लिए, अगर तुम मॉलिक्यूल बी देखोगे, यहाँ पर भी कोई इसको ऊपर से कैसे खींच रहा है, कोई ऐसे खींच रहा है, कोई ऐसे खींच रहा है, कोई ऐसे खींच रहा है, कोई इधर से खींचेगा तो कोई इधर से बैलेंस कर देगा, कोई इधर से खींचेगा तो कोई इधर से बैलेंस कर देगा। तो नेट फोर्स जो मॉलिक्यूल बी पर है वो भी जीरो है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये दे आर वेरी स्टेबल, क्योंकि उनको सब जगह से खींच रहे हैं, वो मस्त अपनी मजे से खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको, बहुत स्टेबल है।
लेकिन जो ये मॉलिक्यूल है, ऊपर तो एयर है, नीचे वाटर है। अब वाटर इसको खींच रहा है, एयर भी इसको खींचेगा, लेकिन एयर उसको इतना नहीं खींच पाएगा जितना वाटर खींचता है। समझो, इधर से कोई खींच रहा है तो इधर से कोई वाटर खींचेगा, टेंशन नहीं है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल इसको ज्यादा नीचे ज्यादा खींचेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब इसको नीचे की तरफ खींचेंगे कोई। ठीक है बेटा, और ये फोर्स को हम बोलते हैं इम्बैलेंस फोर्स, क्योंकि ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। वाटर एनी टाइम इसको ज्यादा फोर्स से खींचेगा देन एयर, एयर भी खींचेगा इसको ऊपर की तरफ, अपनी तरफ खींचने की ट्राई करेगा कि भाई तू मेरे पास आ जा, लेकिन वाटर इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर देगा बेटा। So the particles in the bulk, देखो मैं इधर लिख देता हूं, particles in the bulk of a liquid are uniformly attracted in all directions। मतलब बल्क के मॉलिक्यूल कौन से हैं? मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हर बाजू से खींच रहे हैं सब लोग, तो इनका नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट मॉलिक्यूल्स at the surface experience a net force towards interior of liquid। अंदर की तरफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उससे क्या होगा? इस सरफेस पे जो फोर्स है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। उस कारण से बेटा, जैसे तुमको मैंने बताया, देखो इसको खींच रहा है ये, तो इसके लिए देखो ये सरफेस एरिया को मिनिमम करने की ट्राई करेगा, तो ऐसे दिखेगा इसके लिए ये। समझ रहे हो? वैसे ड्रॉप्स वगैरह आता है ना, ड्रॉप्स, तो उसको सरफेस टेंशन मिलता है तो वो खींचता है नीचे, तो वो अपने आप को इस तरह से शेप पे ले लेगा कि उसको मिनिमम सरफेस एरिया लेनी पड़े। नेचर की एक प्रॉपर्टी है बेटा, हर एक मॉलिक्यूल को स्टेबल होना है, लेकिन ये मॉलिक्यूल को इधर से भी कोई खींच रहा है, इधर से भी कोई खींच रहा है, नीचे से इसको ज्यादा फोर्स मिल रही है, तो नीचे की तरफ आएगा, इसका नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। तो तुमको रियलाइज होगा कि बाबा को टेंशन आ रहा है, जिस कारण से वो नीचे आ रहा है, उसी टेंशन को बोलते हैं बेटा सरफेस टेंशन। तो पार्टिकल को नीचे आने के लिए, वो पार्टिकल नीचे आ रहा है बेसिकली, तो मैं बोल सकता हूं कि बाबा सरफेस टेंशन यहां पर लग रही है बराबर से। अब समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, सरफेस टेंशन होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपन? देखो सिंपल है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। समझो लिक्विड है, पानी में है ये, तो यहाँ पर ऊपर भी फोर्स लग रहा है, नीचे भी फोर्स लग रहा है, ऊपर भी फोर्स लग रहा है, नीचे भी फोर्स लग रहा है, ऊपर भी लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, ऊपर भी लग रहा है, नीचे भी लग रहा है। अगर ये सरफेस है, ऊपर भी लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, जो ऊपर लगता है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नीचे जो लग रहा है वो सरफेस टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो जितना लेंथ होगा बेटा, जितना लेंथ होगा उतनी फोर्स लगेगी। समझने की ट्राई करना। देखो, जितना लेंथ होगा, जितनी बड़ी सरफेस होगी, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो F विल बी इक्वल टी टाइम्स एल, प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, देखो टी क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन लेंथ। तो इस तरह से हमको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मिल गया। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बेटा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा लेंथ उतना फोर्स लगेगा बेटा, तो फोर्स डिपेंड करे लेंथ पे, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो टी विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एल। अब ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। लेंथ का होता है मीटर, या सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? डायन पर सेंटीमीटर। और उसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे? फोर्स का क्या होता है अपन लेंथ का क्या होता है? लेंथ का तो एल ही है। ठीक है, तो दिस वे यू कैन रिमूव द डायमेंशन। फोर्स का L1 m1 t माइनस 2, तो ये हो जाएगा L, ये प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा L, एक सेकेंड ना,
तो बेटा बेसिकली दिस, तो L 0 हो जाएगा, +1 हो तो -1 हो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इसके कुछ एप्लीकेशन है बेटा। ठीक है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जब अपन वो कर रहे होंगे, तो चैप्टर कर रहे होंगे। तो अभी सुन लो खाली एक बार। तुम्हारा जो रेन ड्रॉप होता है बेटा, कैपिलरी एक्शन होता है, सोप और डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन होता है, या माउथ वॉश, नेजल ड्रॉप्स वगैरह, तो यह सब सरफेस टेंशन तुम्हारा काम आता है बेटा। ये जो कॉकरोच भी चलता है ना बेटा, या जो कोई भी एनिमल है जो रिवर्स में चलता है या उस पर चलता है, तो कभी तुम लोग देखना ना, वहां पर जहां पर वो चलता है ना, वहां पर स्ट्रेच हो जाती है मेम्ब्रेन, तो वो सब सरफेस टेंशन के कारण है बेटा। तो ये सब तुमको मैं डिटेल में बताऊंगा बेटा, अभी के लिए इतना पॉइंट्स याद रखना सिर्फ। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज विस्कोसिटी। ये भी तुम, इसके ऊपर भी तुमको पूरा चैप्टर है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स करके बड़ा चैप्टर है एकदम। पर थोड़ा बेसिक सुन लो बेटा, काम की बात है, कभी ना कभी तुमको काम ही आएगा। ठीक है बेटा, देखो बात को समझने की कोशिश करना, एकदम सिंपल है ये। समझो ये फ्लूइड है, ये जा रहा है एक के ऊपर एक, फ्लूइड इज गोइंग। सपोज हम ऐसा बोलते हैं कि जो आइडियल फ्लूइड होती है उनमें विस्कोसिटी नहीं होती है। तो इस सब का मतलब क्या होता है बेटा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये फ्लूइड आगे जा रही है तो ये वाली लेयर इसको पीछे खींचेगी बेटा। अगर ये देखो, ये ब्लॉक है, ठीक है, समझे ब्लॉक को अगर पुश कर रहे हैं अपन, तो पीछे फ्रिक्शन लगता है ना, जब तुम चल भी रहे हो तो फ्रिक्शन लग रहा है। वैसे ही बेटा लिक्विड्स में भी फ्रिक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो इसको तो डिटेल में अपन पढ़ेंगे बाद में, अभी के लिए सुन लो। अगर ये जो लेयर है बेटा आगे जा रही है, ठीक है, लिक्विड की लेयर, तो ये लेयर को ये वाली लेयर पीछे खींचेगी, फिर इसको ये वाला पीछे खींचेगी। अगर ये आगे की कोशिश करेगा तो ये वाला इसको पीछे खींचेगा, फिर अगर ये आगे जा रही है तो ये वाला लेयर इसको पीछे खींचेगा, अगर ये आगे जा रहा है तो ये वाला लेयर इसको पीछे खींचेगा। तो अगर इसकी वेलोसिटी समझो 20 है, इसकी 15 होगी, इसकी 10 होगी, इसकी 5 होगी, इसकी 0 भी हो सकती है अगर ये कांटेक्ट में है नीचे के सरफेस के साथ। मीटर पर सेकंड समझो, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो बेटा जो लेयर सबसे नीचे होती है उनकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, फिर बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। समझो ये v है तो v प्लस dv हो जाएगा, ये v माइनस dv हो जाएगा, कुछ बढ़ेगी कुछ कम होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तुम भी चल रहे हो तो फ्रिक्शन तो लग ही रहा है, तुमको रोक रहा है कोई। वैसे ही अगर लिक्विड्स जाएंगे तो दूसरा वाला लेयर उसको पीछे खींचेगा, टांग अड़ाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, here friction among horizontal fluid layers is acting। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो बेटा इसकी कुछ वेलोसिटी है, समझो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, समझो फॉर एग्जांपल है लेट्स से 3 मीटर है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस है इनके बीच में, ये लेयर्स के बीच में। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन हाइट। अब दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का चेंज कितना आ रहा है, 15 और 10, तो 5 आ रहा है। चेंज इन हाइट कितना है, 3 है। तो ये जो आंसर आएगा बेटा ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अब ये सब मैं क्या बोल रहा हूं तुमको, और ये सब क्या होता है, इसका करेंगे क्या अपन। देखो बेटा अगर सबकी वेलोसिटी सेम होती तो सब बह रहे होते अच्छी तरह से, तो टेंशन ही क्या होती। क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंस है बेटा, तब जाकर के दोनों में फ्रिक्शन आ रहा है बेटा, तब जाकर के विस्कस फोर्स लग रहा है बेटा। ठीक है, याद रखना मेरी वाली बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये जो विस्कस फोर्स है, ठीक है बेटा, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में। ठीक है, अब ये फैक्टर्स कौन से हैं, तो ये विस्कस फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, ये विस्कस फोर्स डिपेंड करता है एरिया पे, तो दोनों को कंबाइन कर लो तो F विल बी प्रोपोर्शनल टू A dV by dz। प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा,
Therefore F will be equal to eta A dV by dx. This F is viscous force, A is area, and this is velocity gradient. डरो मत, ये तुम्हारी बुक में नहीं है, अभी बता रहा हूँ, आगे काम आएगा तुमको, ये तुमने फॉर्मूला लिस्ट में लिखा हुआ है। जितना एरिया बढ़ेगा उतना विस्कस फोर्स बढ़ेगा, जितना वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगी विस्कस फोर्स बढ़ेगा, और ये ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसको तुमको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं मैं, लेकिन अभी मैंने तुमको बता दिया, काम की चीज है क्योंकि, ठीक है। ये सिंबल जो है बेटा, ये ईटा है, ये ऐसे लिखते हैं इसको, इसको ईटा बोलते हैं, याद रखना। और तुमको और क्या पता होना चाहिए इसके बारे में? तो मैंने क्या लिखाया, फोर्स विल बी इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। तो ईटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स ए डीवी। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एफ इज फोर्स तो न्यूटन, डी एक्स इज अ डिस्टेंस तो मीटर, ए इज एरिया तो मीटर स्क्वायर, एंड वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर मीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, या तो इसको ऐसे लिखे न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर माइनस 2, या इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन के बदले आ जाएगा डायन, मीटर का आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, वेट 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 वेट, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा इसका, देखो इसको ऐसे याद करो, चलो न्यूटन है तो डायन हो जाएगा, सेकंड का सेकेंड ही रहेगा, और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तुमको पता होना चाहिए। इसके डायमेंशन भी तुम निकाल सकते हो, तुमको यूनिट्स एंड मेजरमेंट से तुमको पूछ सकते हैं इसका डायमेंशन भी, क्योंकि फिजिक्स में चैप्टर वापस आने वाला है, पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बेटा, विस्कोसिटी क्या होती है बेसिकली, जैसे लिक्विड, जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन कैसे होता है, वैसे लिक्विड में विस्कोसिटी होती है, ठीक है बेटा। अब बहुत सारी चीजें और भी यहाँ पर, लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बट तुमको फिजिक्स में आएगा वैसे भी, ठीक है। तो इतना तुमको पता होना चाहिए।